क्या आप सीटेट 2026 के एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन में हैं? क्या आप अभी भी सोच रहे हैं मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं और कितना पढूं, और आप चाहते हैं कि ये 2 से 3 महीने के अंदर पढ़ के मैं अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लूं और उसमें मेरे 130 प्लस मार्क्स आ जाएं? तो अगर आप इन सभी कंफ्यूजन के अंदर हैं तो ये वीडियो आप तक है, लेकिन बशर्त ये है कि आपको ये वीडियो स्किप करके नहीं, अंत तक लगातार देखना पड़ेगा, तभी आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर सीटेट एग्जाम क्रैक के लिए। तो हेलो एवरीवन, आई एम जोही सिंह, आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 टीचिंग प्रो के चैनल पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी देना चाहती हूँ। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सीटेट एग्जाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट पता होती है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि भाई सीटेट एग्जाम नहीं तो क्या। आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम जो है ये हमारा पास है, पास गेटवे, या बोले एक रेलवे की टिकट है या मेट्रो का टिकट है, मेट्रो कार्ड है। क्योंकि इसके बिना आपके 2026 में आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप सभी को पता है सीटेट एक क्वालिफाइड पेपर है। आप सभी को ये भी पता है कि बीपीएससी TRA4 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसकी डेट पहले से अनाउंस्ड है। बाकी KVS हो गया, NVS हो गया, सारी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप TGT PGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको के पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी सीटेट एग्जाम की इंपॉर्टेंस की कि भाई ये इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि आने वाले जरा उन बच्चों से पूछिएगा जो दिसंबर 2025 में सीटेट एग्जाम हुआ, 7-8 तारीख को हुआ, आप सभी को पता होगा, और जो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो अभी अफसोस कर रहे हैं कि अगर बीपीएससी का टीचर का नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया तो कैसे भरेंगे, क्योंकि उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सितंबर में जो होने वाला हमारा सीटेट का एग्जाम है उसको हम क्वालिफाई कर लें, ताकि इसी साल जो और वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे यूपी से आने वाली हो, चाहे एमपी से आने वाली हो, हरियाणा से आने वाले, कहीं से भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट आपके नेशनल लेवल का है और आप हर स्टेट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट का टेट देते हैं तो आप सिर्फ उसी स्टेट की आने वाली वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीटेट देते हैं तो आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई बात सीटेट एग्जाम की इम्पोर्टेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई सीटेट एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है। या आप हो या मैं हूँ, या मेरे टाइम पे भी मैंने तो नोटिफिकेशन पढ़ा था कि भाई क्या लिखा है, क्या सिलेबस है। हमने पूछा अपने फ्रेंड से, अरे सीटेट एग्जाम कैसे होता है? अरे 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं, हमको ये करना होता है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पेडागोजी पढ़नी होती है, CDP पढ़ना, ये सबको पता है, ये जनरल है, आप किसी से पूछोगे पता है। लेकिन एग्जैक्ट लिखा क्या है? अगर हम सितंबर 2026 की सीटेट एग्जाम की बात करें तो आपको पता होगा कि जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है, जो नोटिफिकेशंस आपका आया हुआ है, एक मिनट दीजिएगा, जी ये देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन आया था जहां पे आप लोगों की पहले से एग्जाम का डेट अनाउंस्ड है, यहां तक कि आपके एग्जाम का टाइमिंग भी अनाउंस्ड है कि भाई अगर आप 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप सभी को पता है कि भाई हमारे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अगर हम पेपर 1 या पेपर 2 की बात करते हैं तो हमारा पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 to 5 तक के लिए होता है और पेपर 2 आपके 6 to 8 के लिए होता है। सब में, दोनों पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन 150 मिनट दोनों में, चाहे वो पेपर 1 के लिए आप दे रहे हैं या पेपर 2 के लिए दे रहे हैं।
ठीक है। अगर पेपर 1 के लिए दे रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स का मैथ भी है, इन्वायरमेंट स्टडीज भी है, और अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट है साइंस मैथ और सोशल साइंस, इसके 60 मार्क्स के आएंगे। अब कॉमन क्या है इन दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन क्या है? ये कॉमन है भाई, और यही आपका है स्कोरिंग एरिया। अगर आप ये इतना जो ये लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है, आपको 2 लैंग्वेज चूज करने हैं, लैंग्वेज 1 चूज करना है, लैंग्वेज 2 चूज करना है, आप हिंदी इंग्लिश। बट आपको ये ध्यान रखना है, पेपर जब आप फॉर्म फिल किया होगा तो आपने पहले लैंग्वेज कौन सा प्रेफर किया है और दूसरा लैंग्वेज कौन सा प्रेफर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गड़बड़ हो जाती है पेपर के टाइम, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हमारा पेपर कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का टोटल पेपर है और कितना टाइम हमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके लिए जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सीटेट एग्जाम ना बहुत टफ हो गया है। आप सोच के देखो, क्या सच में टफ हो गया है? अरे भाई, पेपर टफ नहीं हुआ, पेपर लेंथी हो गया है। सब क्वेश्चंस के पैटर्न बदल गए हैं। आप खुद सोचिए, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना है, और वो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन भी अच्छे से रीड करनी है, और आपको अपने आंसर भी सोचने हैं, और साथ में आपको ORM सीट पे फिल भी करना है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। तो आपको 150 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ORM सीट भी भरना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, कि भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे पेपर तो सॉल्व कर ले, मुझे आ रहा है, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है ORM सीट भरने के लिए, और ORM सीट भरते वक्त हम क्वेश्चंस में कर देते हैं गड़बड़ कर देते हैं। जहां पर हमें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमें ए ऑप्शन को टिक करना था, हम उसकी जगह सीट करके आ जाए। प्रेशर, पैनिक, क्योंकि टाइम को लेके हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में एक अलग सा प्रेशर होता है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम क्या करें? आपको अभी से, आज से तैयारी करनी पड़ेगी। ये हमारे स्कूल और कॉलेज का पेपर नहीं है कि हम 1 महीने पढ़े, इवन 1 हफ्ते पहले पढ़े या 2 दिन पहले पढ़े, आज पढ़ लिया और कल जाके हम पेपर देके आ गए। वो सब्जेक्टिव है, आप वहां पे कॉन्सेप्ट को पढ़कर, लिखकर, बनाकर आ सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसका आंसर टिक करना और आगे बढ़ना है, और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी तो वो आएगा कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, हम आगे अगर हम बात करें बस कि भाई ओल्ड पैटर्न क्या था। पहले क्या होता था कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं जी, सिलेबस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। और हमें ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप 5-6 सालों का उठा के देखेंगे तो आपको पहले के क्वेश्चंस लगेंगे कि भाई स्टेटमेंट बेस नहीं है, आपको फैक्ट है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर टिक किया। लेकिन अभी जो दिसंबर 2025 7 और 8 तारीख को जो पेपर हुआ था, लास्ट जो अभी पेपर हुआ था, आप उसका क्वेश्चन देखेंगे लेंदी, उसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, लेंदी। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि भाई पैटर्न क्या है हमारा क्वेश्चन का। यहाँ पे पहले आपको मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, अब आपकी क्रिएटिविटी चेक करना है कि भाई अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने जीन पियाजे पढ़ा है, अगर आपने कोई क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा है, तो क्या आपको उसे अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पे होता है। ठीक है, अब क्या है भाई, पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं या कम पढ़ते हैं कि हम देख लेंगे ना क्या पढ़ाना है,
बच्चों को पढ़ाना ही तो है, कैसे पढ़ भाई बहुत ज़रूरी है पेडागोजी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है आपके सीटेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम का क्वालिफाई करने का मास्टर की, क्योंकि आपके सीडीपी में भी पेडागोजी आ रही है, आपके सब्जेक्ट का खुद का पेडागोजी आ रहा है। इवन लैंग्वेज के जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और वहां पे भी सीधा आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। पेडागोजी का कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैथ, किसी का मैथ है तो भाई मैथ पेडागोजी देखेंगे ना, कि भाई मैथ आपको क्लास में कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको देखना है। ईवीएस साइंस पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी, और अगर 6 to 8 थे तो सोशल साइंस का भी पेडागोजी है, बिल्कुल है। तो ये पेडागोजी जो है आपको एंटायर है 50 to 60%, आपके पेपर का 50 to 60% वेटेज है। डोंट बी स्किप इट। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बात आई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो भी अगर हमारे करंट में चल रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ से आपको हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको इसका पता होना चाहिए। ये है एनईपी 2020 यानी 2020, एनईपी 2020 2020 में हिंदी जस्ट अच्छा लगता है कभी कभी हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलना। पियाजे का कॉन्सेप्ट भाई बहुत ज़रूरी है, हर पेपर में हर बार आता है। कॉलवर्क वाइगोत्स्की के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हमें सबको एजुकेशन देना है, सबके साथ देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको नहीं आता, भाई बहुत देर से समझता है छोड़ दो, नहीं, आपको उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा। अब हम बात करेंगे कि भाई टॉपर्स में यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं और जो रिपीटेड कैंडिडेट है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सबके साथ अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी अपनी प्रॉब्लम होगी, है ना। मेरे को बोलना बड़ा आसान है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, और एक रियल वे में होना बहुत अलग है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट होंगे जो मैरिड होंगे, जिनके अपने बच्चे होंगे, उनको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मैनेज करना और उनके साथ पढ़ना एक अलग टैक्स है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं तो ये आराम से हो सकता है। सीटेड पेपर इतना हार्ड नहीं है, ये सिर्फ चाहता है आपके स्मार्ट अप्रोच को, कि आप उस अप्रोच को कितना लगा पा रहे हैं, ठीक है। ये आप अप्लाइंग वाला सब्जेक्ट बन चुका है कि आप जो पढ़ के आए हैं वो क्या क्लास में जाके आप उसको यूज कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, इसलिए इसका एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है भाई, जो नॉर्मल स्टूडेंट है क्या करते हैं, रैंडम भाई नोट्स दे दे मुझे, मैं ये बुक पढ़ लूँ, मैं वो बुक पढ़ लूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, ये सारा चलता रहता है। वो प्रैक्टिस मेथड नहीं करते हैं, वो मटेरियल अप्रोचिंग बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा, आप में से भी कोई जो रिपीटेड कैंडिडेट होगा। कल की मैं जनरल बात बताती हूँ कि मेरे पास एकदम से रैंडम मैसेज आया, मेरे फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट जो भी हैं, उन्होंने बोला कि नोट्स दे दो। भाई मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, उसको मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, आप किसी और के नोट्स को कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ बुक्स को उठा के उसको रख लेना, इतना भाई मैं ये पढ़ लूँ, कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, मैं वो भी बुक पढ़ लूँ, मैं वो भी बुक पढ़ लूँ, ये। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने जो बुक अभी पहले पढ़ी है क्या वो मुझे क्लियर है, क्या मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ही पढ़ा लेकिन पढ़ा नहीं। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल जो कि आपके सीटेट के नोटिफिकेशंस में भी लिखा रहता है सिलेबस के अंदर कि आपको क्या करना है। आप सभी को पता है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वहां पे वो प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी बुक। अब इसमें से कोई बच्चा कह देगा
कमेंट में, मैम आप सीटेड की तो 2 बुकें हैं, ओल्ड वाली पढ़ें कि नई वाली पढ़ें। इसके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मैटर्स, बहुत ज़रूरी है। ये लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, ये चीज़ है। हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में, कॉलेज में आपको पूरा टॉपिक आ रहा है उठ के, आपको उस पर लिखना है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से एलिमिनेट भी तो करना है ना, ये सही है ये सही है, एक्चुअल कौन सा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसको कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा लैंग्वेज पेपर है इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मोस्टली ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो ये लैंग्वेज पेपर है ना 30 मार्क्स का है, चाहे वो इंग्लिश का हो या वो हिंदी का हो, है ना। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी पैडागोज, जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा उसमें आपकी 30, उसमें आपका क्या होता है कि आपके 10 मार्क्स जो होते हैं वो तो पैडागोजी के हैं, जो आप सीडीपी में भी पढ़े होंगे वो यहाँ पे भी होंगे, वो उसका है। 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन है, अपठित गद्यांश, अनसिन पैसेज जिसको बोलते हैं, जिसको पैसेज को पढ़ के हमें आंसर करना होता है, ठीक है। 5 नंबर जो आपके होंगे ग्रामर के होंगे, उसमें भी ये इनमें से ही चला जाता है, नॉट अ फिक्स एरिया। ग्रामर का इतना फिक्स एरिया नहीं है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ा, और ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ फोकस करना है, पैडागोजी पे फोकस करना है। इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चाहे वो इसका हो चाहे वो इस लैंग्वेज का हो, ठीक है। ट्रेडिशनल ग्रामर पे हम मोस्टली वो बच्चे ग्रामर 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 और इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। 130+ का सक्सेस फॉर्मूला। अब आया वीडियो का मेन पार्ट। अगर जो बच्चे यहाँ से स्किप करके जा रहे हैं तो आप स्ट्रैटेजी, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन करना क्या है वो तो अब मैं बताने वाली हूँ ना। देखिए जो मैंने भी फॉलो किया था, ये मैंने खुद भी फॉलो किया था, यही स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो किया था कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, पैडागोजी की डीप एंड डाइव नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमें पैडागोजी आनी चाहिए, ठीक है। अप्लाइड टॉपिक वाइज एमसीक्यू होना चाहिए, ओआरएम टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, तब जाके ये मार्क्स गेन है और आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम सभी को पता है कि भाई सीटेट एग्जाम में हम 90 लेके आ गए, हम क्वालिफाई हैं, फिक्स है इसका आइडिया कि भाई आप 90 लेके आओ और आप क्वालिफाई हो। बट हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसको बड़ा देखना पड़ता है, नंबर बड़े देखने पड़ते हैं कि मुझे आप रियल वे में डेली अगर आप 130 का टारगेट करते हैं और आप जब प्रैक्टिस करेंगे 130, हमने क्या किया 130 का टारगेट किया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना वो अलग ही प्रेशर होता है, चाहे आप हुक के पढ़ के गए हैं वो मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना नॉलेज है, मैटर ये करता है कि एट द टाइम आप क्या करते हैं, एट द टाइम आप क्या अप्रोच लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पे रख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको एनसीईआरटी बेस, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक की लाइन मिलेगी आपके सब्जेक्ट की, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस, उसके बाद उसके टॉपिक वाइज क्या लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये है। लेकिन अब आप लोगों में से कि भाई ठीक है हमें एमसीक्यू कहाँ से लगाएं, हम एनसीईआरटी इतनी लेंदी है उसको कैसे पढ़े। मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बुक पढ़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी आप उसको स्किप कर रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो भाई मैं ट्रूली बोलूं कि अगर आप नहीं बुक को घुस के पढ़ना चाहते हैं, बुक को रीड नहीं कर पाए, तो आप किसी बैच में इनरोल हो जाइए, उसमें जैसा जैसा आपको जो जो सिलेबस करवाया जा रहा है आप उसको करते रहिए,
उसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाते हैं, और आप उसको, और अगर आप बैच में नहीं जाना चाहते, आप खुद पे मेहनत करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले, मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम जो है इतनी तारीख को है और मेरे पास इतना समय है। मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर का सबसे पहले फर्स्ट डे, जैसे अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज सबसे पहले जाकर आप लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टाइम देखकर। और इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज एक ले लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे होंगे, उसमें पता है कि ORM, आप बोलेंगे कि ऑफलाइन पेपर होता है, ORM पे होता है, तो हम टेस्ट सीरीज पे क्यों करें। ORM पे होता है, अभी आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो टेस्ट सीरीज के अंदर आपके पिछले 10 सालों के सारे MCQ पेपर वाइज दिए होंगे। तो अगर 150 मिनट का आपका पूरा पेपर है जिसमें आपको ORM भी भरना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो अगर वो 150 मिनट्स में अगर 1 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर पढ़ के उसका आंसर मार्क कर लेते, तो क्या 50 मिनट में हम ORM नहीं भर पाएंगे? आराम से पढ़ लेंगे। तो इसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो सबसे पहले आज अभी एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई आपका किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहा है। कहीं आप ही के सब्जेक्ट में तो आपका मार्क्स कम नहीं आ रहा है, ये इसी से तो पता चलेगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं काफी समय से 6 to 8। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 8 की बुक तो आपने पढ़ी होगी। आप में से कोई अभी पढ़ा भी रहा होंगे, कोई टीचर्स भी होंगे, लेकिन उसको क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से पार्ट में कर रहा हूँ। मैं लैंग्वेज के पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मैं CDP के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको आपका वीक पॉइंट मिल जाएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा, हाँ मैं CDP पे पैडागोजी में गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं मैं अपने सब्जेक्ट में गड़बड़ कर रहा हूँ, और मैं लैंग्वेज के एंशिएंट पैसेज को सॉल्व करने में कर रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट पैसेज भरा है, उसका पढ़ के 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। और हम जब ऑफलाइन, जैसे हमने कोई PDF डाउनलोड किया और जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है, भाई ये काम कर दे, पेपर पे ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ये भाई ये काम कर दे, बहन ये कर दे, ये घर में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जेन्युइन है, ये होती ही है। और अगर जब आप टेस्ट सीरीज आपकी है और आप उस पर टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपका टाइमर चल रहा है, आपको पता है कि भाई ये 150 मिनट है, इससे पहले मुझे खत्म करना है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा और मुझे उसी पे एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है खुद को एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपको आपका वीक एरिया पता चल जाएगा और वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन आपको पता चल गया है ना मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप उसको ज्यादा समय देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, डेली कंसिस्टेंसी होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए। बेशक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, क्योंकि ये कॉलेज वाले, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये कॉलेज वाले एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको डेली वे में पढ़ना होगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, पेपर हार्ड नहीं है, बस कमी है आपकी अप्रोच की, आपकी कंसिस्टेंसी की और आपके सही मार्गदर्शन की। दैट्स इट। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, बहुत कुछ जाने होंगे और आपको स्ट्रैटेजी भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और जय हिंद।